वालेकुम, प्रोफेसर अदील अजमत है। आपका टॉपिक हमारा है इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स, क्योंकि अब बात ये होती जा रही है कि जिस तरीके से वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, स्कर्मिश का खतरा उतना बढ़ता जा रहा है। और मैंने पिछले एनालिसिस में भी ये बात की, रिपीटेडली ये बात करता रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि कभी भी अगर कोई इंगेजमेंट होगी तो ऑफ कोर्स पहल इंडिया की तरफ से ही होगी। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री, पाकिस्तान कभी पहल नहीं करेगा। लेकिन जब ये स्टार्ट हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इज गोइंग टू गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनके मुतालिक मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वो 2019 से कैसे डिफरेंट होगी। पाकिस्तान इज अ लॉट प्रिपेयर्ड देन पाकिस्तान एयरफोर्स वाज इन 2019। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है जो 2019 में नहीं थी। पाकिस्तान एयरफोर्स के ब्लॉक 3 JF-17 थंडर्स जो कि ईजा रेडार और PL-15 से अब लेस हैं, और एवैक्स जो पहले भी थी अब भी हैं, लेकिन विद PL-15 इट बिकम्स मोर लीथल। देन वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ J-10Cs जो कि एक मीडियम कैटेगरी में बहुत कॉम्पेटेबल और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में जो सबसे बड़ी एक चेंज आई वो उनकी इंडक्शन ऑफ रफेल्स थी। रफेल्स बहुत कॉम्पेटेबल एयरक्राफ्ट है, रफेल बहुत लीथल एयरक्राफ्ट है। हमें कभी भी उसको डाउन प्ले नहीं करना चाहिए। बहुत एबिलिटीज के साथ इट कम्स विद अ लॉट ऑफ एबिलिटीज। रफेल को कभी भी हम डाउन प्ले नहीं करेंगे। उसकी एक वजह यह है कि अगर उसको डाउन प्ले किया जाए तो हम रियलिस्टिक एनालिसिस नहीं करेंगे। रफेल चूंकि इतना लीथल एयरक्राफ्ट था तो हमें J-10Cs की तरफ जाना पड़ा। तो रफेल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं पिछले एनालिसिस में भी ये बात कर चुका था कि ऑफ कोर्स ये तो इंडियन एयरफोर्स का अपना डिसीजन है कि वो रफेल को कब और किस मिशन में यूज करते हैं। लेकिन रफेल को यूज करना एक बहुत बड़ी गैम्बल हो सकती है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर रफेल कॉम्बैट में यूज होता है और एयर स्कर्मिश होती है और रफेल के एसिड को एक्सपोज किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। थ्रेट तो है कि एक रफेल यूज हो रहा है, और जाहिर है उसके मीटियोर्स जो कि एमरैम्स के हम पल्ला है, एमरैम 120C जो कि एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, और PL-15 जो कि एमरैम से भी ज्यादा लीथल बताया जाता है। उसकी किल जोन ज्यादा बताई जाती है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल एरिना में एक डिबेटेबल चीज है, PL-15 वर्सेस एमरैम वर्सेस मीटियोर। तो ये तो एक चीज प्रूव हो ही जाएगी कि एमरैम्स वर्सेस मीटियोर वर्सेस PL-15। लेकिन मैं इस टेक्निकलिटी से हट के मैं ये बात करना चाह रहा हूं, ये जो मैंने पहले भी की थी, कि अगर रफेल्स को एक्सपोज करता है इंडिया पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स हैं जिसमें मीडियम कैटेगरी में J-10C है, जो लाइट कैटेगरी है उसमें हमारा ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, F-16s हैं और मिराजेस हैं। मिराजेस तो पाकिस्तान सिवाय स्ट्राइक रोल के अलावा कभी भी कॉम्बैट में यूज नहीं करेगा। आपके F-7PGs भी फ्रंट पे नहीं होंगे, वो डिफेंस पे होंगे। और जो आपके फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट हैं वो F-16 ब्लॉक 50-52 with AMRAAMs, with sidewinders and perhaps with sparrows। और फिर आपके J-10Cs ब्लॉक 3 जो कि ईजा रेडार और PL-15 PL-10 के साथ हैं, SD-10 उसके साथ हैं फॉर विजुअल एंगेजमेंट्स एंड BVRs, और J-10Cs जो एक बहुत कॉम्पेटेबल एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान ने अपने सिस्टम में शामिल कर लिया। एंड आई होप एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान उसको अब एक्टिव कॉम्बैट में, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स के पास ये जो ईयर्स थे इसमें इन्होंने काफी प्रैक्टिस की है, इन्होंने बहुत सारे सिनेरियोज में इसको एम्प्लॉय किया है, इन्होंने J-10C को पिच किया है रफेल के अगेंस्ट और वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स के अगेंस्ट, और पाकिस्तान एयरफोर्स इज कॉन्फिडेंट। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स कॉन्फिडेंट है, दे आर प्रोफेशनल पीपल, दे नो दैट इट इज रेडी। तो इफ इट इज रेडी टू डिलीवर द पंच देन ब्रिंग इट ऑन। मैं तो यही बात करता हूं कि मैंने पिछली वीडियो में भी, पूरी वीडियो में 20 मिनट्स की वीडियो में मैं यही कहता रहा कि वॉर ना हो, वॉर ना हो। प्लीज इंडिया इस चीज को जहन में रखें कि आप अगर तरक्की चाहते हैं, फ्यूचर में एक रीजनल पावर बनना चाहते हैं, तो क्यों आप अपनी तरक्की को हैम्पर करते हैं इस किस्म की वॉर मॉन्गरिंग से।
इस तरह की हिस्टीरिया को क्रिएट करके अपनी तरक्की को भी सैबोटाज करते हैं, रीजन को भी सैबोटाज करते हैं। चाइना की तरह तरक्की करें, पूरे रीजन को साथ लेके चलें, पूरी दुनिया को साथ लेके चलें। लेकिन अगेन, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड वीडियो है सिर्फ एयरफोर्स की तैयारी के हवाले से, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत से एयरक्राफ्ट्स अब फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर हैं, उन बेसिस के ऊपर हैं जहां पे पहले ना थे। तो हमारे एयर एसेट्स चूंकि इंडिया के जो एसेट्स हैं उनके करीब पहुंच चुके हैं और हमारी जो जवाबी कार्रवाई है वो फौरन और स्विफ्ट हो सकती है, इसलिए जो स्कर्मिश पॉसिबल है भी, दैट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। वी आर स्टिल थिंकिंग वेयर टू फाइंड अ गैप। वो गैप तो इनको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मुझे तो ये लगता है कि SU-30M क्या है तो एक्टिव कॉम्बैट में होगा, मिराज 2000 भी होगा। लेकिन SU-30M के आए मिराज जो कि स्ट्राइक रोल में सिर्फ होगा। इसके बाद अगर रफेल्स लिमिटेड नंबर में आते हैं, और रफेल्स को ये चीज आपने याद रखनी है, रफेल्स कभी भी 36 के 36 पाकिस्तान के साथ नहीं आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रफेल्स वुड बी देयर एंगेज्ड विद चाइना। एंगेज विद चाइना का मतलब ये नहीं है कि चाइना ने वहां से कुछ लॉन्च कर देना है, चाइना ने कॉम्बैट में आना है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना को काउंटर करने के लिए आपको रफेल्स कुछ फॉरवर्ड बेसिस पे रखने पड़ेंगे। कोई भी पॉसिबल थ्रेट के लिए आपका लैंड मैस ज्यादा है, आप तमाम के तमाम रफेल्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट पेश नहीं कर सकते। अच्छा, अगर रफेल को पिच कर भी दिया तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस कमिश में और कुछ भी ना हुआ, एक रफेल भी नीचे गिर गया, एक रफेल भी नीचे गिर गया, तो इस चीज को याद रखें, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एरियल विक्ट्री होगी, बहुत बड़ी एरियल विक्ट्री होगी। पाकिस्तान का भी J-10C ऑन स्टेक है। ये एक न्यू मशीन है। GF-17 थंडर हैज नेवर गॉन डाउन, क्योंकि वो कॉम्बैट में तो यूज हुआ लेकिन इट नेवर गॉट डाउन। तो ये दोनों ममालिक के लिए बहुत बड़े स्टेक्स होंगे उनके एयर एसेट्स के लिए। पाकिस्तान ने जो एयर एसेट एम्प्लॉय किया J-10C, वो भी अगले 2 डेकेड्स के लिए। GF-17 थंडर भी अगले 2 डेकेड्स के लिए। इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है रफेल, दैट इज फॉर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स। SU-30 is going to stay here for another decade. तो ये एयरक्राफ्ट्स चूंकि पहले कभी कॉम्बैट में एक दूसरे के खिलाफ आए नहीं हैं, एक्टिव कॉम्बैट में, जो रफेल्स हैं, जो J-10Cs हैं, तो इनके लिए तो हाई स्टेक गेम है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन मैं ये समझता हूं इससे बढ़ करके ये कॉम्बैट प्लेटफॉर्म की आपस की एक जंग होगी। ये मिसाइल जंग भी है। ये सुपीरियोरिटी ऑफ द मिसाइल एंड द रेडार एंड द एवैक्स एंड टैक्टिक्स, ये तमाम चीजें डिपेंड करेंगी। एवैक्स को भी इंप्लॉय किया जाएगा फॉर होमिंग इन ऑफ द मिसाइल्स। PL-15 को इंटीग्रेट किया हुआ है आपने J-10C में। आपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी अब इंटीग्रेशन देख लिया PL-15 की। अगर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का रेडार आपको लगता है कि कमजोर भी है, तो डू रिमेंबर वी हैव गॉट स्ट्रॉन्ग एवैक्स। आपके पास बहुत बड़े एसेट्स हैं एवैक्स। तो पाकिस्तान एयरफोर्स नोज कि उसने किस तरीके से इंडिया को काउंटर करना है। इंडियन एयरफोर्स भी अब अपनी स्ट्रेटेजी को बना रही होगी, क्योंकि वो भी प्रेशर में है। इंडियन एयरफोर्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है कि डिलीवर करें। अच्छा, वो डिलीवर कैसे करें? इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा एक वेट है, वो वेट 2019 का, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको इस तरीके से आउटडन किया कि इंडियन एयरफोर्स अभी अंडरडॉग बन के पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगी। अगर आएगी तो आउट नंबर करने के बावजूद क्वालिटी वाइज पाकिस्तान ने उन्हें, और टैक्टिक्स वाइज पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन्हें आउटडन किया, आउटविट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटेजी बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी। हमने अभिनंदन के साथ एक ऐसी डिसाइसिव विक्ट्री शो की जिसको हम एज अ वॉर ट्रॉफी आपको दिखा सकते थे। आपने बातें की कि वो गिरने से पहले उसने एक मिसाइल मारा, वो F-16 गिरा, वो हम छुपा रहे हैं। वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। देखिए क्यों इंडिया का नैरेटिव अब दुनिया में नहीं चल रहा। इंडिया का नैरेटिव पहले दुनिया में बहुत चलता था, बहुत चलता था। इंडियन प्रोपेगेंडा दुनिया में बहुत चलता था। लेकिन जब कोई भी प्रोपेगेंडा बार बार किया जाए और दुनिया को उसकी हकीकत का पता लगने शुरू हो जाए, उस मीडिया कैंपेन का पता चलने शुरू हो जाए, किसी एक कंट्री की अप्रोच का, उसकी जो इलीट की अप्रोच है उसका पता लगने शुरू हो जाए, उनके डीप स्टेट की कार्रवाइयों का पता लगने शुरू हो जाए, तो कंट्रीज मेक देयर पॉलिसीज। यार
ये कंट्रीज ऐसे हैं, इनको इसी तरीके से रहने दें। आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कोई भी ऐसा सीरियस नहीं लिया। अमेरिका को जिस तरीके से वो एंगेज करना चाहते थे नहीं कर सके। जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो वो रेजोल्यूशन लेके आना चाहते थे, इंडिया को डिप्लोमेटिकली वो डिफीट्स हुई हैं जो कि आपको नहीं पता चलेगा अगर आप रिपब्लिकन टीवी ही देखते रहेंगे। रिपब्लिक टीवी वो जो भी एक चैनल है जिसमें निहायत बदतमीजी के साथ एनालिसिस होते हैं, जिसमें मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी जो पार्टिसिपेंट्स उन्हें नहीं जाना चाहिए। कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं, उनकी आवाज बंद करते हैं और उनको सिर्फ पिक्चर दिखाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए उनको दिखाया, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की वन साइडेड और उनको बंद कर दिया और बहुत ही अनकल्चर्ड वे में बात की। तो मैंने तो पहले भी ये कहा था कि मैं ये नहीं समझता कि इंडियन अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा। इंडियन अवाम का एक सेक्शन जरूर रिप्रेजेंट कर रहा, वो सेक्शन जो हमेशा से हिस्टीरिया चाहता है, वो सेक्शन जो हमेशा से वॉर्स का एडवोकेट है और जो वॉर जोन से बहुत दूर बैठा है। उसको पता है कि यार अगर एक्टिव वॉर होती है, स्कामिश होती है, न्यूक्लियर तक बात नहीं जाती है तो हम सेफ हैं। एक खास प्रोपोजन है, एक खास इलीट है जो ये समझती है वी आर नॉट गोना बी अफेक्टेड। लेकिन उनसे पूछें जो बिल्कुल करीब है, जो इफेक्ट होंगे, वो क्या इंडियंस नहीं है? उनकी जान आपको अजीज नहीं है? तो अगर कोई एंगेजमेंट होती है और पाकिस्तान को अगर फोर्स किया जाता है कि यार एंगेजमेंट होगी है, नाउ यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ, तो पाकिस्तान इज गोइंग टू फाइट लाइक इट नेवर फॉट बिफोर। इट नेवर फॉट बिफोर। तो वापस आते हैं एयरफोर्स की कॉम्बैट एबिलिटीज के ऊपर। तो हमें तो पूरा एक भरोसा है अपनी एयरफोर्स के ऊपर और मुझे ये लगता है कि अब की जो जंग है वो एमरैम्स की, PL-15, SD-10 और ये जो है मीटियोर, R-73, R-77, ये तमाम इन मिसाइल्स की जंग है। ये तमाम BVR मिसाइल्स की जंग है और इसमें जो BVR और जो रेडार उसको गाइड कर रहा है, जो इवैक्स उसको गाइड कर रहा है, जो टैक्टिक्स एम्प्लॉय की जाएंगी, उन तमाम की जंग है। आई होप कि हम जंग की बात ना ही करें, आई होप कि जंग ना ही हो, आई होप कि दोनों तरफ पीस रहे, दोनों तरफ प्रॉस्पेरिटी रहे, दोनों तरफ अच्छा इन्वायरमेंट रहे और हम आगे बढ़ें, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, हमारी तिजारत हो, हमारी आवाम तरक्की करें। हम ये जो पूरा रीजन है जिसको चाइना साथ लेके जाना चाह रहा है, चाइना इस पूरे रीजन को उठाना चाह रहा है, तरक्की में साथ लेके जाना चाह रहा है, इसमें आप भी शामिल हो। आप कभी भी आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं बन सकते। आपने बनना है तो रीजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी बन सकते हैं, उसका पिवट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप एक अकेले आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनेंगे और बाकी तमाम जो आपके नेबरिंग कंट्रीज है उसमें आप प्रॉब्लम क्रिएट करके आप जो है वो अकेले प्रॉस्पर कर लेंगे, तो ये तो आपकी खामख्याली है, ऐसे नहीं होगा। लेट्स होप दैट थिंग्स डू नॉट कम टू दैट कंक्लूजन। लेट्स होप फॉर पीस। मेरा एक एनालिसिस और भी है टूवर्ड्स द एंड में, आपको एक और बताऊं। जो बात अपाचीज की जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से, अपाचीज का रोल मैं ऑफ कोर्स जिस टेरेन में कश्मीर है इस साइड का और आपकी साइड का, वहां पे हेलीकॉप्टर्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन चूंकि एवैक्स और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स इस हद तक एडवांस हो चुके हैं कि मुझे इनका बहुत लिमिटेड रोल लगता है, यहां से कोबरा गनशिप्स का भी और आपकी तरफ से अपाचीज का भी। तो ये कभी भी आप नहीं कोशिश करेंगे कि अपाचीज को देखें। फाइटर एयरक्राफ्ट तो फिर मनूवरेबिलिटी करके उनके पास कुछ ना कुछ टेक्ट है कि वो बच सके, लेकिन अपाचीज अगर दे आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन समथिंग तो मेरे ख्याल से दे विल बी वल्नरेबल टू द ग्राउंड डिफेंसेस। तो मुझे नहीं लगता कि अपाचीज को ये एम्प्लॉय करेंगे, लेकिन लेट्स सी, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे सिचुएशन में चेंजेस आएंगी, हम उसी हिसाब से अपनी वीडियोस भी बनाते रहेंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।